तो गाइस ये सैंडमैन रिकैप का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिसे आप चेक कर सकते हो। नाउ बैक टू द रिकैप। तो मॉर्फियस को सारी चीजें मिल चुकी थी, जिस वजह से वो अपने ड्रीम वर्ल्ड को रिस्टोर करने में लग जाता है। मॉर्फियस ने सोचा था कि वो सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद जैसे ही अपना ड्रीम वर्ल्ड वापस से बना लेगा, उसे पूरी तरीके से सुकून मिल जाएगा। लेकिन मॉर्फियस को अभी भी खालीपन सता रहा था। तो मॉर्फियस वेकिंग वर्ल्ड के एक पार्क में बैठा था और तभी उसकी सिबलिंग डेथ वहाँ पे आती है और मॉर्फियस की सिचुएशन को समझ के डेथ उसे अपने साथ काम पे नहीं गई। तो मॉर्फियस ने डेथ के साथ घूमते हुए दिन भर में बहुत सारी आफ्टर डेथ प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया और उन डेथ में से एक छोटा सा बच्चा भी शामिल था। तो डेथ का ये काम देख के हमें पता चलता है कि इन सारे सिबलिंग्स में से डेथ का काम सबसे ज्यादा हार्ड है। जिसके बाद डेथ मॉर्फियस को समझाती है कि तुम्हें अपने काम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एंडलेस को ह्यूमंस के सर्विस के लिए बनाया गया है और इस वजह से तुम्हें अपने काम को चुपचाप करते जाना चाहिए। तो यहाँ पर मॉर्फियस ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से सोच रहा था कि ह्यूमंस डेथ को एक आफत की तरह देखते हैं, मगर मॉर्फियस के लिए ये तो केवल एक नेचुरल चीज थी। ह्यूमंस जन्म लेते हैं, इसके साथ ही इसी दुनिया में वो मरते भी हैं। इसलिए ह्यूमंस एंडलेस का दर्द कभी नहीं समझ सकते कि आखिरकार सदियों तक जीना क्या होता है। और अगर ह्यूमंस अमर रहते तब उन्हें पता चलता कि मॉर्फियस का असली दर्द क्या होता है। और अपनी इसी थ्योरी को मॉर्फियस ने पास्ट में टेस्ट भी कर रखा था और इसके लिए उसने अपनी सिबलिंग डेथ के साथ मिलकर 1389 में एक बंदे को अमर बना दिया। यहाँ पर मॉर्फियस को लग रहा था कि अगले 100 साल बाद यह आदमी खुद मॉर्फियस से मौत की भीख मांगेगा। बट सरप्राइजिंगली 100 साल बाद जब ये लोग फिर से उसी बार में मिले तब ऐसा कुछ नहीं था। वो ह्यूमन अपने अमर होने से काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद मॉर्फियस ने उस आदमी को 100 साल और दिए और ऐसा करते करते वो हर 100 साल में उससे मिलने एक बार जाता रहा। और हर बार की तरह कभी वो आदमी काफी ज्यादा अमीर होता तो कभी काफी ज्यादा गरीब, लेकिन कभी भी उसने मौत की भीख मॉर्फियस से नहीं मांगी। धीरे धीरे लोगों के बीच भी ये कहानियां बनने लगी कि दो अमर लोग हर 100 साल में इस बार में मिलने आते हैं। और इन्हीं कहानियों के चलते लेडी कॉन्स्टेंटीन, जो कि जोआना की दादी माँ थी, उसने इन दोनों को पकड़ना चाहा, मगर वो उन दोनों को नहीं पकड़ पाती। इधर उस आदमी को लगने लगा था कि ड्रीम ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसे अमर बनाया है। मॉर्फियस को किसी न किसी फ्रेंड की जरूरत थी, जिसलिए वो हर 100 साल में उससे मिलने आया करता था। और इतना सुनते ही मॉर्फियस गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उससे कह देता है कि आज के बाद वो उससे मिलने कभी नहीं आएगा। तो मॉर्फियस के जाते जाते वो आदमी भी कह देता है कि अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो तुम अगले 100 साल बाद एक बार फिर से मिलने आओगे। और यहाँ से निकलने के कुछ टाइम बाद मॉर्फियस के साथ क्या हुआ था ये तो हमने पार्ट 1 में देख ही रखा है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि यहीं से निकलने के कुछ सालों बाद रोड्रिक ने मॉर्फियस को कैद कर लिया था और यही रीजन था कि अगले वो कुछ 100 सालों तक उस आदमी से मिलने नहीं जा पाया। जिसके बाद ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट पे आती है, जहाँ पे मॉर्फियस अपनी फुल पावर गेन करने के बाद उसी आदमी से एक बार फिर से बार में मिलने जाता है, जिसे वो पिछली बार मिलने नहीं जाने वाला था। और इतने सालों बाद भी उस आदमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इधर एंडलेस सिबलिंग में से एक डिजायर मॉर्फियस के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर डिजायर और डिस्पेयर मिलकर ड्रीम के बारे में ये बुराई कर रहे थे कि ह्यूमंस के लिए ड्रीम से ज्यादा डिजायर और डिस्पेयर जैसे इमोशंस जरूरी हैं। तो यहाँ पर डिजायर ड्रीम वोर्टेक्स की मदद से ड्रीम के वर्ल्ड को तबाह करने की प्लानिंग में थे। तो वोर्टेक्स ड्रीम और लिविंग वर्ल्ड की दीवारों को गिराकर दोनों ही वर्ल्ड्स को तबाह करने की पोटेंशियल रखते हैं। और प्रोफेसी के हिसाब से हजारों सालों में एक न एक वोर्टेक्स तो जरूर पैदा होता था और हर बार की तरह ड्रीम और वेकिंग वर्ल्ड को बचाने के लिए मॉर्फियस को उस वोर्टेक्स को मारना पड़ता था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम के वोर्टेक्स को दिखाया जाता है, जिसका नाम था रूस वॉकर। तो रूस और उसका भाई कुछ सालों पहले अपने पेरेंट्स के सेपरेट होने की वजह से अलग अलग हो गए थे और हाल ही में रूस की मां गुजर जाती है और तब से वो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो रूस के पास कोई भी बस नहीं थी, जिस वजह से वो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर नहीं कर सकती थी अपने भाई को ढूंढने के लिए। बट लकीली इंग्लैंड की कोई फाउंडेशन इसमें रूस की मदद करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद रूस फौरन ही उस फाउंडेशन की रेटिंग लाइटर के साथ इंग्लैंड चली जाती है। इधर लूसियन मॉर्फियस को बताती है कि कोरिंथियन के साथ साथ दो और बागी ड्रीम वर्ल्ड से निकल के लिविंग वर्ल्ड में भाग गए हैं, जिसमें नाइटमेयर गॉड और पिटलेट्स ग्रीन थे। लूसियन ने आगे बताया कि ड्रीम वर्ल्ड पे पोर्टेक्स की चर्चाएं होने लगी है। इधर मॉर्फियस को रूस वॉकर के बारे में पहले से पता था, लेकिन इसके साथ ही मॉर्फियस ये भी जानता था पोर्टेक्स के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले उस वर्टेक्स का खतरनाक साबित होना ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से वो मैथ्यू को भेज देता है रूस के ऊपर नजर रखने के लिए। इधर रूस और लाइडा इंग्लैंड जाके यूनिटी किनकेड से मिलते हैं और यूनिटी मॉर्फियस के कैद होने पर ड्रीम वर्ल्ड पे ही अटक के रह गई थी, मगर मॉर्फियस के आजाद होते ही बरसों बाद इसकी नींद वापस से खुल जाती है। इसके बाद यूनिटी रूस को बताते हैं कि वो उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर है। यूनिटी के बाद बिल्कुल भी यहाँ पे सेंस नहीं बनाती, मगर इस शो में हमें बताया गया है कि वो स्लीप सिकनेस में रहते हुए ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फिर हमने देखा कि 3 सीरियल किलर्स आपस में बैठ के कोरिंथियन के बारे में बात कर रहे थे। ये तीनों अपने सीरियल कन्वेंशन में कोरिंथियन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहते थे, जिसके लिए ये डिसाइड करते हैं कि कोरिंथियन का ध्यान खींचने के लिए पहले इन्हें कोरिंथियन के जैसे ही सीरियल किलिंग को परफॉर्म करना होगा। इधर कोरिंथियन ड्रीम को निपटाने के लिए रूस की खोज में लगा हुआ था, जहाँ पर कोरिंथियन को पता चलता है
कि रोज तो इस वक्त इंग्लैंड में है। इधर रोज के वोर्टेक्स पावर धीरे धीरे बाहर आने लग गए थे, जिस पर वो थ्री पेट्स ने रोज को वार्निंग दिया कि वो अपने सपनों पर ध्यान रखे। जिसके बाद यूनिटी ने रोज को काफी ज्यादा पैसा देके उसे अपने भाई को ढूंढने के लिए फ्लोरिडा भेज दिया। फ्लोरिडा पहुंचने के बाद वो जैसे ही रात को अपनी रूममेट के साथ बाहर घूमने निकलती है तब उस पर एक अटैक हो जाता है। इधर ड्रीम वर्ल्ड में अब खलबली मच चुकी थी रोज के पावर्स को लेके। इधर लूसियन मॉर्फेस को बताती है कि रोज का भाई जेड ना तो ड्रीम वर्ल्ड पे है और ना ही लिविंग वर्ल्ड पे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जेड को तो गॉड ने उसके सपनों की दुनिया में अटका के रखा हुआ है, जिसमें जेड एक टॉक्सिक फॉस्टर फैमिली के साथ रह रहा था और वो बार बार उस फैमिली से भागने की कोशिश करता है, मगर उसका प्लान बार बार फेल होता है। इधर सीरियल किलर्स का मैसेज पाके कोरिंथियन उनसे मिलने चला जाता है। कोरिंथियन का पहले प्लान था कि इन सारे के सारे लोगों को मार देना, मगर सीरियल कन्वेंशन के बारे में सुनते ही कोरिंथियन इनकी बातों को ध्यान से सुनने लग जाता है। इधर लूसियन और मॉर्फेस जेड के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक से वो दोनों नोटिस करते हैं कि रोज भी अपने सपनों की दुनिया में घूमते हुए मॉर्फेस के कार्सल तक पहुंच गई। तो मॉर्फेस रोज को वहां देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद मॉर्फेस ने रोज को बताया कि वो एक वोर्टेक्स है और अब रोज अपने दोस्तों के साथ अपने भाई को दिन में लिविंग वर्ल्ड में ढूंढेगी और रात में मॉर्फेस के साथ ड्रीम वर्ल्ड में। इधर हमें बताया जाता है कि गॉड ने जेड की मॉम का भेस लेकर उसके लिए एक स्पेशल ड्रीम वर्ल्ड बनाया हुआ था, जहाँ जेड एक सैंडमैन नाम के सुपर हीरो का रोल प्ले कर रहा था और रियल वर्ल्ड में जेड के फॉस्टर फादर ने उसे सबक सिखाने के लिए घर के बेसमेंट में लॉक कर दिया था। देखा जाए तो यहाँ पे जेड के फॉस्टर फादर को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, उसको तो केवल और केवल जेड को मिलने वाले $800 पे ज्यादा इंटरेस्ट था। इधर रोज की कई बार कोशिश करने के बावजूद फॉस्टर होम ने उसे जेड का पता नहीं बताया, मगर रोज की बातों को सुन के फॉस्टर ऑफिसर ने ये डिसाइड किया कि वो जेड के घर जाके जेड की कंडीशंस को चेक करेगी। इधर जेड के फॉस्टर फादर ने विजिट का पता लगते ही जेड को पहले से वार्न कर दिया कि अगर उसने उस लेडी ऑफिसर के सामने कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो उसके अड्डे वसली एक कर देगा। इधर कोरिंथियन रोज का पता लगाने के लिए यूनिटी किनकेड से एक रिपोर्टर के तौर पे मिलता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि रोज इस वक्त फ्लोरिडा में है। तो उस पोस्टर ऑफिसर के विजिट के दौरान चुपके से जेड ने उसके बैग में एक हेल्प नोट डाल दिया, मगर यहाँ पे उसके फॉस्टर फादर ने ये नोट पहले ही देख लिया और जिसके बाद ये नोट जेड के फॉस्टर फादर के हाथों में लग जाता है और इधर कोरिंथियन फॉस्टर ऑफिस में चला जाता है और वहाँ उस लेडी ऑफिसर को मार के जेड की लोकेशन निकलवा लेता है। इधर रात होते ही रोज ड्रीम के साथ मिलके सपनों की दुनिया में फाइनली अपने भाई को ढूंढ ही लेती है। तो उस सपने में रोज ने जेड को बताया इस सपने में दिखाई दे रही माँ असली माँ नहीं है, उनकी असली माँ तो कुछ टाइम पहले ही गुजर चुकी है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ। इधर नींद से जागते ही जेड रोज का नाम लेके जोर जोर से चीखने लगा। ये देख के उसका फॉस्टर फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने के लिए बेल्ट निकाल लेता है, लेकिन वहाँ पर कोरिंथियन पहुंच जाता है और जेड के बेसमेंट से ऊपर आते तक कोरिंथियन ने उसके फॉस्टर फादर और फॉस्टर मदर को ठिकाने लगा दिया था। तो जिसके बाद कोरिंथियन जेड को झूठ बोलता है कि उसे उसकी बहन रोज ने भेजा है और उसके जेड के घर पहुंचने से पहले ही कोरिंथियन जेड को लेके वहां से जा चुका था। इधर गॉड ने मॉर्फेस को बताया कि उसे नाइटमेयर बन के लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अच्छा सपना बन के लोगों के अंदर उम्मीदें जगानी थी और दिस इज द रीजन वो ड्रीमलैंड छोड़ के भाग गई थी। गॉड की बातें सुनकर मॉर्फेस काफी ज्यादा गुस्से में उसे डार्कनेस के अंदर कैद कर देता है। तो रोज के साथ रहने के कारण इलाइडा के सपनों में भी काफी ज्यादा असर पड़ने लग गया था। इलाइडा को हर दिन उसके मरे हुए हस्बैंड के सपने आ रहे थे और सपने की दुनिया में ही रहते रहते इलाइडा प्रेग्नेंट भी हो गई थी और नींद से जागने के बाद इलाइडा ने देखा कि वो रियल वर्ल्ड में भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इलाइडा आगे रोज को बताती है कि वो वेकिंग वर्ल्ड से ज्यादा ड्रीम वर्ल्ड में अपना टाइम बिताना पसंद करेगी। आखिरकार सपनों की दुनिया में इलाइडा के पास वो सब कुछ था जो कि वो रियल वर्ल्ड में अपने लिए चाह रही थी, लेकिन वर्टेक्स के पास रहने के कारण उसके सपनों की दुनिया धीरे धीरे तबाह होने लग गई थी। और इस सीन को देखने के बाद लूसियन मॉर्फेस को वार्न करती है कि आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इधर कोरिंथियन सीधे जेड को लेकर सीरियल कन्वेंशन में चला जाता है। कोरिंथियन रोज को यहाँ बुलाकर सीधे तौर पर ड्रीम को फंसाना चाहता था। कोरिंथियन ने रोज को फोन लगा के उसे सीधे सीरियल कन्वेंशन में आने के लिए कहा। उसके बाद रोज गिलबर्ट के साथ उसे सीरियल कन्वेंशन की तरफ जा रही थी। इतने में रोज की आंख लग जाती है और वो सीधे एक बार फिर से ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पे रोज की मुलाकात लाइडा से होती है और वो देखते हैं कि अब लाइडा का बच्चा इस वर्ल्ड में आने के लिए तैयार था। और तभी वहाँ पे मॉर्फेस पहुंच के उन दोनों को बताता है कि रोज और लाइडा का ये साइड मिशन पूरे ड्रीम वर्ल्ड को तबाह कर देगा, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। और इतना कहते ही मॉर्फेस लाइडा के हस्बैंड को ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही वो लाइडा से कहता है कि क्योंकि वो बच्चा ड्रीम वर्ल्ड में कंसीव हुआ है, जिस वजह से उस बच्चे पे मॉर्फेस का हक है। और इतना सुनते ही रोज गुस्से में आकर सबको सपने से बाहर निकाल लेती है। इधर सीरियल कन्वेंशन वाले होटल में पहुंचकर गिलबर्ट और रोज एक नेम प्लेट का जुगाड़ करते हैं और चुपके से उसके अंदर घुस जाते हैं और दोनों अलग अलग होकर जेड को ढूंढने लगे, जहाँ पे थोड़ी देर बाद गिलबर्ट को समझ आ गया कि ये सीरियल कन्वेंशन असल में सीरियल किलर्स का कन्वेंशन है। इसी बीच गिलबर्ट की नजर कोरिंथियन पे पड़ती है और वो उसे देखने के बाद फौरन
उस होटल से बाहर निकल जाता है और जाते जाते उसने रिसेप्शन पे रोज के लिए एक मैसेज छोड़ा कि किसी अर्जेंट वर्क के कारण उसे यहाँ से जाना पड़ा। तो उस होटल से निकलने के बाद गिलबर्ट सीधे ड्रीम वर्ल्ड पे चला जाता है और वहाँ वो सीधे जाके मॉर्फियस से मिलता है। इसका मतलब ये था कि गिलबर्ट ही वो तीसरा बागी था जो कि ड्रीम वर्ल्ड से भागा था और गिलबर्ट का असली नाम फिडलर्स ग्रीन था। तो इसने मॉर्फियस को बताया कि कॉरिंथियन ने लिविंग वर्ल्ड में सीरियल किलर्स का एक सीरियल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया है और वो रोज को फंसाकर कोई न कोई बड़ा कांड करने की फिराक में है। इधर सीरियल कन्वेंशन में एक ब्लॉगर फैन बॉय भी घुस गया था जिसे कॉरिंथियन ने शो ऑर्गेनाइजर के साथ मिलके इस फैन बॉय को निपटाने के लिए कंट्रोल रूम लेके चला जाता है और तभी वहाँ पे मौजूद जेड कॉरिंथियन और उसके साथी को इस फैन बॉय को मर्डर करते हुए देख लेता है। जिसके बाद जेड वहाँ से भागकर सीधे होटल के लॉबी में चला जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी बहन रोज से होती है। जिसके बाद उन दोनों के पीछे एक सरफिरा सीरियल किलर लग जाता है और वो दोनों उससे भागने में लग जाते हैं और समय रहते कॉरिंथियन ने उस किलर को मार के उन दोनों की जान बचा दी। अब कॉरिंथियन रोज और जेड को मैनिपुलेट करने में लग गया कि समय आने पर मॉर्फियस तुम दोनों को मार देगा। जिसके बाद कॉरिंथियन जेड और रोज को होटल रूम में छोड़कर नीचे स्पीच देने चला जाता है और फिडलर्स ग्रीन से मिले हुए उस इंफॉर्मेशन की मदद से मॉर्फियस भी यहाँ पे चला आता है। यहाँ पर उस वर्टेक्स की वजह से ड्रीम वर्ल्ड और लिविंग वर्ल्ड की दीवारें इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि कॉरिंथियन अब मॉर्फियस की फिजिकल बॉडी को भी चोट पहुंचा सकता था। जिसके बाद मॉर्फियस के समझाने पर रोज ने किसी तरीके से अपने पावर्स पे कंट्रोल किया और सही मौका देख के मॉर्फियस ने कॉरिंथियन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कॉरिंथियन के मरने के बाद मॉर्फियस ने सामने बैठे सारे सीरियल किलर्स को उसकी असली सच्चाई बताई। जिसके बाद उस सारे सीरियल किलर्स को अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद ये लोग जबरदस्त गिल्ड के साथ उस होटल के बाहर चले गए। इनमें से कुछ तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं तो वहीं पे कुछ लोगों ने तो सुसाइड करना प्रेफर किया। सब कुछ शांत होते ही रोज और जेड भी घर चले जाते हैं। अब मॉर्फियस रोज से सीधे ड्रीम वर्ल्ड में निपटेगा। इधर लाइडा के लेबर में जाते ही सारे दोस्तों से हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। तभी लाइडा ने रोज से कहा कि डोंट वरी, तुम इस मॉर्फियस वाले आफत से भी कोई रास्ता निकाल लोगी। तो रोज के ड्रीम वर्ल्ड में जाते ही वो समझ जाती है कि उसके वर्टेक्स से धीरे धीरे ये दोनों ही रियलिटी तबाह हो जाएगी और वो ये बात भी जानती थी इस दुनिया को बचाने का केवल एक ही रास्ता है, उसे मॉर्फियस के हाथों मरना होगा। और इधर फिडलर्स ग्रीन भी अपने ह्यूमन फॉर्म से निकल के ड्रीम वर्ल्ड के हरियाली में बदल जाता है। जिसके बाद मॉर्फियस और रोज एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। दूसरी तरफ यूनिटी अपने सपनों में भटकती हुई मॉर्फियस के लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। तब यूनिटी को अपनी बायोग्राफी पढ़ते हुए पता चला कि असल में यूनिटी को इस जनरेशन की वर्टेक्स बनना था, लेकिन स्लीप सिकनेस में अटकने की वजह से वो वर्टेक्स यूनिटी के बजाय रोज में ट्रांसफर हो गया। जिसके बाद लूसियन फॉरेन यूनिटी को लेके मॉर्फियस के पास जाती है और वहाँ पे रोज अपना वर्टेक्स निकाल के यूनिटी के हवाले कर देती है। जिसके बाद दोनों वर्ल्ड को बचाते हुए यूनिटी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस सपने में उसे किसी गोल्डन आई वाले ने प्रेग्नेंट किया था। इसे सुन के मॉर्फियस समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे डिजायर है और डिजायर अपने मन मुताबिक मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और क्योंकि डिजायर ड्रीम के सिबलिंग में से एक है और इसका मतलब ये हुआ कि रोज और जेड भी ड्रीम की फैमिली में आ गए। जिसके बाद ड्रीम सीधे डिजायर से मिलने चला जाता है और एंडलेस के बीच सबसे मेन इंपॉर्टेंट लॉ ये था कि ये लोग किसी भी तरीके से अपनी फैमिली के बीच खून खराबा नहीं कर सकते थे और डिजायर रोज को वर्टेक्स बना के मॉर्फियस से यही काम करवाना चाहती थी। और अगर मॉर्फियस ने रूस को मार दिया होता तो ये लॉ ब्रेक हो जाता और इसके बाद मॉर्फियस के लिए नई आफत शुरू हो जाती। जिसके बाद मॉर्फियस ने डिजायर को चेतावनी दी कि वो उसके और उसके वर्ल्ड से दूर रहे, मगर डिजायर इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी। इधर वेकिंग वर्ल्ड में रोज और उसके बाकी सारे लोग हंसी खुशी अपना लाइफ बिता रहे थे। इधर रोज ने अपनी कहानी पर एक बुक भी लिख डाली और लाइटा ने भी इधर एक बेटी को जन्म दिया। इसके साथ ही वो सब के सब न्यू जर्सी शिफ्ट हो गए। एंडिंग में भी दिखाया गया कि मॉर्फियस ने अपने ड्रीम वर्ल्ड में नई नाइटमेयर्स पे काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने गॉड को नाइटमेयर से आजाद करके ड्रीम में बदल दिया। तो सीजन 1 की एंडिंग होते होते हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर भी अपने डीमन आर्मी के साथ ड्रीम से बदला लेने के लिए तैयार है और इसमें लूसीफर की मदद डीमन जनरल अज़ाज़ेल भी करने वाला है। लूसीफर ये अच्छे से जानती थी कि ऐसा करने से गॉड काफी ज्यादा नाराज होंगे, मगर उसके बदले के सामने ये चीज उसे नजर नहीं आ रही होती। जिसके बाद सैंडमैन का सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस, दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।